अस्सलाम वालेकुम। आपसे चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने पेशावर से केपी सीएम के हाउस से, और इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी कोई डील है इस्टेब्लिशमेंट के साथ 6 दिन वाले अल्टीमेटम के हवाले से, उनकी किसी के साथ कोई डील नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं है। इसे मैं मजीद एक्सप्लेन भी करता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि जिस किस्म की वायलेंस पुलिस ने की है और पीएमएलएन ने की है, शरीफ ज़रदारी रजीम ने, खास करके पीएमएलएन ने, इसको वो तवक्को इसकी वो नहीं करते थे। और उन्होंने ये वार्न किया कि अब जब वो दोबारा आएंगे, अगर उनकी डिमांड्स ना मानी गई और दोबारा उनको आना पड़ा, जब दोबारा आएंगे तो ये देखेगी पुलिस और ये इंतजामिया देखेगी कि वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। इसका क्या मतलब है ये क्लियर नहीं है। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसका मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज जब इमरान खान साहब ने एक दिन पहले सुबह के 9 बजे 10 बजे उन्होंने अपनी तकरीर की थी सेंटोरस चौक से, जिसमें उन्होंने अपने कहा कि हम वापस जा रहे हैं बिकॉज जिस किस्म की सूरत हाल हुकूमत ने पैदा कर दी है उसमें ख़तरा ये है कि आवाम को पुलिस के सामने और आवाम को अफवाज पाकिस्तान को बुला लिया गया है। अफवाज पाकिस्तान, आवाम और पुलिस जो है वो आमने सामने, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इंतशार फैल सकता है। और मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं आया यहाँ पे बैठने के लिए था, धरना देने के लिए मैं आया था, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। और 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि आप इलेक्शन की हमें एक तारीख दे दें, अगर आप हमें तारीख नहीं देंगे तो हम दोबारा वापस आएंगे। अब वहाँ पर मेरा एनालिसिस ये था, मैंने कोई सोर्सेस कोट नहीं किए थे, मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि इमरान खान साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो लेस वैलिड है। असल में उनको एक डील मिल गई है, उनकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब जो मैंने मजीद मालूमात हासिल की हैं, मुझे भी अब ये पता चला है कि इमरान खान साहब के डायरेक्ट राब्ते भी नहीं हैं। वैसे तो तमाम साइट्स के साथ राब्ते हैं, लेकिन वो बिलवास्ता हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। इमरान खान साहब के ज़ाती तौर पर ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते हैं, ना उनके हुकूमत वक्त जो है शरीफ ज़रदारी रजीम, उससे कोई राब्ते हैं। लेकिन राब्ते ज़रूर हैं एक सेकंड ईयर लेवल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीनों जो बड़ी साइड्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल, जो बड़ी साइड्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान अब किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं रहा। जहां इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान में भी बहुत मिसट्रस्ट है, दोनों ही साइड से मिसट्रस्ट है। ये ऐसे नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कोई कोजी और बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप शरीफ ज़रदारी रजीम के साथ हैं, वहां पर भी बड़ा मिसट्रस्ट जो है वो फैल चुका है। और शरीफ ज़रदारी रजीम के जो सपोर्टर्स हैं मीडिया के अंदर, ट्विटर के ऊपर, जब आप उनकी स्टेटमेंट्स, उनके ट्वीट्स देखेंगे तो वहां से भी आपको पता चलता है कि वो कोई झूठ का ड्रामा नहीं कर रहे। उनको भी बहुत शक है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी शरीफ ज़रदारी रजीम को कई दफ़ा इस कॉम्बिनेशन को, अलायंस को डिच किया है, वो उनको दोबारा भी डिच कर सकते हैं। तो एक गैर यकीनी की, लैक ऑफ ट्रस्ट की, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि ट्रस्ट को इम्प्रूव किया जाए, राब्ते रहने चाहिए, कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी वजूहात जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या है। एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब के पास कोई डील नहीं है। वो उन्होंने एक वार्निंग दी हुई है, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है, और वो अल्टीमेटम उनका ये है कि अगर 6 दिन में आप हमें इलेक्शन की डेट नहीं देते तो हम फिर ज्यादा तैयारी करके वापस आ सकते हैं। डेट उनको चाहिए जून में। आएंगे वो कब? वो ये 6 दिन के बाद आना उन्होंने नहीं है, ये मैं कम से कम आपको क्लियर कर दूं। ये मैं आपको बड़ा वेरीफाइड तरीके से बता सकता हूं। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रही है, हमारे जहनों में भी कंफ्यूजन थी, मेरी भी जहन में कंफ्यूजन थी, तमाम लोगों के जहन में कंफ्यूजन थी, सुनने वालों के जहन में कंफ्यूजन थी, मीडिया के जहन में कंफ्यूजन थी, तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के जहनों में कंफ्यूजन थी। लेकिन मैं अब आपको क्लियर कर सकता हूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 6 दिन के बाद इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान से लोग लेकर दोबारा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 6 दिन के अंदर अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, यानी हफ्ते में हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, तो फिर हम दोबारा भी आ सकते हैं बहुत बेहतर तैयारी करके। और वो दोबारा आने की तारीख वो देंगे, और वो मेरा ख्याल आराम से ही देंगे। वो जून की भी हो सकती है, जुलाई की भी हो सकती है, लेकिन वो दोबारा यहां पर आएंगे। दिस इज व्हाट ही बेसिकली मेंट। और जब आएंगे तो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि इस राब्ते रहने चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों का रोल है। कौमी सलामती इदारों के जो इदारे हैं उनको अपना ये रोल इसलिए प्ले करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान की सियासत में जिस किस्म की सूरत हाल कौमी सियासत में डेवलप हो चुकी है, खास करके जिस किस्म का ब्रूटल
इललेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर इंसानी जो क्रैकडाउन पंजाब पुलिस से करवाया गया, जिसमें पंजाब की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर्स की वो जिम्मेदारी बनती है। पुलिस अफसरान से मेरी बहुत बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि ये MPO 3 के तहत ये जो मैंडेट और अथॉरिटी है इसे DC इस्तेमाल करते हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि पुलिस वाले तो डिप्टी कमिश्नर से हमेशा ही बड़े खिलाफ रहते हैं और बहुत उनके खिलाफ उनकी इंटेंस फीलिंग्स पाई जाती हैं, वो सारा इल्जाम DC पे डाल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि DC बेचारा भी क्या करेगा, जब एक ऊपर से इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, जो डरी हुई है, जो पैनिक में है, जो समझती है कि ताकत का इस्तेमाल करके सियासी मसाइल का हल निकाला जाएगा, तो उन्होंने DC से और पुलिस और DC ने जो कुछ किया है आगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ था। मुझे हैरानगी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो मैं कम अज कम एक शहरी की हैसियत से तवक्को करता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल कम वेरी हार्ड ऑन दीज डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड ऑन दीज पुलिस, वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मैं तवक्को करता हूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लेगी और इस किस्म की बर्बरियत और चंगेजियत जिसका मुजाहरा अक्रॉस पंजाब किया गया था, इसको कोर्ट्स जो है वो रोकेंगी, बिकॉज ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी की गई थी। ये एक बिल्कुल एक मार्शल लॉ की तरह की इन्होंने कैफियत पैदा की और पाकिस्तान की सियासी तारीख को 50 साल पीछे ले गए। 1970 के दिहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने इस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा किया था अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ, और उसके बाद आप देखते हैं कि तारीख ने उनका क्या हशर किया। तो एज ए कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं ये समझता हूं कि ये चीज जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान में, और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो अब बहुत बढ़ गया है। एक तो पहले भी पाकिस्तान की सियासत की इस पेचीदगी के अंदर, इस मसले के अंदर, ये जो पोलराइजेशन है, अब उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहे ना चाहे, माने ना माने, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। और एस्टैब्लिशमेंट के अलावा अब किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिलकर पाकिस्तान के इस प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस का हल निकालना है। और उसकी वजह यह है कि ये जो चूं का मुरब्बा और ये जो अचार, मिक्स्ड अचार किस्म की हुकूमत बनी है, जो कहती है कि हम अगस्त 2023 तक हम जारी रखेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वाला पूरा करेंगे, ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, ये कहने की बातें हैं। इस हुकूमत के अंदर कोई इंटरनल ऑर्गेनिक स्पिरिट ही नहीं है। ये तो मसलसल जितनी देर तक ये हुकूमत चलेगी शरीफ जरदारी की, इसको अपने सर्वाइवल का मसला ही खत्म नहीं होगा। हर हफ्ता, हर 15 दिन जो है इस हुकूमत के, वो सर्वाइवल की एक बैटल होगी। जो बर्बरियत की गई, जो चंगेजियत की गई, जो जुल्म किया गया, जो चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, वो इस हुकूमत की इनसिक्योरिटी थी, इस हुकूमत का पैनिक था। वो जो बदमाशी की गई वो की ही इसलिए गई थी कि इस हुकूमत को अपने सर्वाइवल का खतरा है। ये चाहते हैं कि लोग, शरीफ लोग जो हैं वो सड़कों पे ना निकलें, इसलिए पुलिस के साथ गुल्लू बट्स और बदमाश जो हैं उनको हायर करके ये बदमाशी की गई थी। और ये तो इनकी इनसिक्योरिटी की निशानी है। तो ये हुकूमत जो है इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक स्पिरिट नहीं है सर्वाइव करने की। किसी भी यानी जो कीन स्टूडेंट है ऑफ द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसको पता है कि ये हुकूमत कुछ भी कहे ये सर्वाइव नहीं कर सकती बहुत देर तक। तो इसलिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो तीनों साइडों पे एंगेज रहें। और अब उनके लिए अपने भी ट्रस्ट को, जो पहले जिसको बड़ा धचका लग चुका है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इदारे जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स के डिफेंस करने के लिए नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने इवॉल्व किया है, पाकिस्तान के इदारों में इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देनी है। और गुज़िश्ता 2017 के वाकयात के बाद से, जब से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई एट द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको मैं पहले भी उसके बारे में कई दफा कह चुका हूं कि वहां से एक बड़ी शदीद इंटेंस पोलराइजेशन पैदा हुई, उसके बाद से अब तक भी जो 5 बरस गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी पोजीशन मसलसल कंट्रोवर्शियल रही है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बैठ के ठंडे दिल से सोच समझ के ऐसे इकदाम करे और ट्रस्ट को बिल्डअप करे और हल निकाले इश्यूज का। बिकॉज जितनी देर इसका हल नहीं निकलेगा उतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सी में फंसी रहेगी। और कोई कानून, कोई एक्शन, कोई FIR जो है इसमें हेल्प नहीं कर सकती। जब सड़कों के ऊपर लोग एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मनफी अंदाज से बात करने लग जाएं, जब ये बिल्कुल कॉमन हो जाए ये टॉक, तो फिर किसी किस्म का कोई कानून जो है वो मदद नहीं कर सकता। इसी हवाले से मुझे दरमियान में ये बात भी करनी है। और हाँ, एक इसमें कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
کہ جتنی دفعہ پولیس کو آپ استعمال کریں گے MPO3 سے پولیس کی لیجیٹیمیسی اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسی اسٹیج آ گئی کہ لوگوں نے بھی پولیس کے اوپر آگے سے گولی چلانی شروع کر دی ہے, پولیس کو مارنا شروع کر دیا, یا ہتھیار کا استعمال انہوں نے پولیس کے خلاف کرنا شروع کر دیا, تو پھر درمیان میں یہ جو ایک ویج ہے, جو درمیان میں ایک مڈل گراؤنڈ ہے سول انتظامیہ اور پولیس کا اور عوام کے درمیان, یہ ٹوٹ جائے گا اور پھر بھی افواج پاکستان اور عوام جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ انگیج کریں تمام سائڈز کو بڑے روبسٹ طریقے سے. اس میں بڑی پیشنس چاہیے, ایفرٹ چاہیے, محنت چاہیے, لیکن اس انگیجمنٹ سے اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اس میں سے ایزی وے آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی حوالے سے مجھے بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے آج یہ سنا کہ عمران حاضر مزاری جو ایک وکیل ہیں اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی جو ایکس ہیومن رائٹ منسٹر تھیں, ان کی صاحبزادی ہیں, بڑی وہ فائر برانڈ ہیں, بڑی ووکل ہیں, غسیلی ہیں اپنی ماں کی طرح, اور انہوں نے جو کامنٹس کیے تھے جب ان کی والدہ کو اٹھا لیا گیا, اور اٹھایا اس مینر میں کہ لگتا ہی یہ تھا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, پتہ نہیں کیا کریں گے, تو اس خوف و ہراس اور پینک و غصے کے عالم میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان سے کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کس نے اٹھایا ہے, تو انہوں نے جنرل باجوہ کا اور آرمی چیف کا وہاں پہ نام لے دیا. وہ ویڈیو جو ہے اس کو اب میرا خیال ہے کروڑوں لوگ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. آج جیک برانچ نے فارمل طور پر ان کے خلاف ایک کیس یا FIR جو ہے ہمیں پتہ چلا رجسٹر کر دی ہے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران حاضر مزاری کو ایک انٹرم بیل بھی دے دی ہے غالباً 9 جون تک یا سم تھنگ. اچھا, ٹیکنیکلی طور پر تو جیک برانچ نے جو FIR درج کرائی ہے قانونی طور پہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ عمران حاضر مزاری نے جو کچھ کہا, غصے میں کہا, وہ بہت ارسپانسبل سپیچ تھی, وہ غلط سپیچ تھی, وہ حقیقت بھی نہیں تھی, ارسپانسبل مینر سپیچ تھی, بات بھی غلط تھی, وہ ایسا ہے بھی نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیک برانچ کی یہ FIR جو جیک برانچ نے کی ہے یہ بڑی غیر دانشمندانہ قسم کی FIR ہے, بیکاز جہاں پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی لابی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اثر و رسوخ ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈورمنٹ قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لابیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ جو ایکشن ہے جیک برانچ کا, اس کے نتیجے میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لابیز کو متحد ہونے کا موقع ملے گا. عمران حاضر مزاری جو میرے ویسے ہی بہت خلاف ہیں, بیکاز وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, بوٹ پالش ہوں, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا بہت سے لوگوں کی وجہ سے. تو وہ تو پہلے ہی, تو میں کوئی ان کا یعنی میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز کو جیک برانچ نے اس غیر دانشمندانہ FIR کے نتیجے میں ایک کیٹلسٹ دے دیا ہے, ایک لیڈر دے دیا ہے, اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک یہ کیس چلے گا اتنی زیادہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ اور نیریٹو ہے وہ پاکستان میں پروان چڑھے گا. اور پہلے بھی اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل تنہا ہوتی چلی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از ناٹ بینگ ریئلائزڈ. تو یہ جتنی جلدی کیس ختم ہو جائے, اور عمران حاضر مزاری ہم پہ بھی بہت مہربانی کریں پورے پاکستان پہ کہ وہ لکھ کے دے دیں کہ ان کو اس کو غصہ تھا, غصے میں ظاہر انسان سے بہت سی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں. عمران حاضر مزاری جو ہیں ان کے وکیل کو چاہیے کہ وہ ایک اپالوجی کریں, اور جیک برانچ کو یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے فوری طور پہ اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کر کے اس FIR اور کیس کو ختم کروائیں, بیکاز یہ ایک مفت کا ایک نیا اسے کہتے ہیں کنٹروورسی جو ہے وہ جیک برانچ کی غیر دانشمندانہ رویے کی وجہ سے جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو 6 days کی میں نے آپ کو پوری ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ 6 دن کے بعد عمران خان صاحب یہاں نہیں آ رہے, 6 دن کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم دوبارہ آ سکتے ہیں اور کب ہم نے آنا ہے بہتر تیاری کے ساتھ. پہلے بھی اگر آپ نے میرے ویلاگز دیکھے ہوں, دس از مائی لاسٹ ورڈ, تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ اسلام آباد کے اوپر آ کے دھرنا دینے والا ماڈل جو ہے یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, اور یہ جو پورا آئیڈیا ہے کہ آپ 20 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد آ جائیں گے یا لاکھوں لے کے آ جائیں گے, یہ ایک لاجسٹیکل نائٹ میئر ہے. یہ چیز پریکٹیکل آپشن نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو لے بھی آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے بعد اگلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کھانے کا کیا ہوگا, ان کے پانی کا کیا ہوگا, ان کی لیٹرین کا کیا ہوگا, ان کے سونے کا کیا ہوگا. کیونکہ میں نے جتنے دھرنے ہوئے ہیں, جتنی موومنٹس ہوئی ہیں آج تک اسلام آباد میں, وہ میں نے سب دیکھی ہیں, میں نے سب کو کور کیا ہے, میں سب میں جاتا رہا ہوں, میں بیٹھا رہا ہوں, میں نے وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ چائے پی ہے, گھنٹوں میں نے گزارے. جب ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ فروری 2013 میں آ گئے تھے, پھر 2014 کا دھرنا, پھر TLP کے دھرنے, پھر فلاں اور ڈیمونسٹریشنز, اور ڈی چوک پہ جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں بلوچستان کے ہیومن رائٹ یا مسنگ پرسنز کے حوالے سے, وہ سب میں نے سچویشن دیکھی ہے. ان دھرنوں کو سسٹین کرنے کے لیے جو لاجسٹیکل پرابلم ہے وہ بڑا شدید قسم کا ہے.
میں نے اب سے چند ہفتے پہلے ایک انگلش کی ویڈیو میں بھی انالیسس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ اپنے اپنے شہروں کے اندر نکلیں، کیونکہ جب لوگ اپنے شہر میں نکلتے ہیں ان کو سڑک، گلی، محلہ، راستہ، دکان، پانی، لیٹرین، ٹوائلٹ سب پتہ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، پولیس اگر لاٹھی چارج کرے تو ڈسپرس کر جاتے ہیں، اور ان کو پولیس سے زیادہ بہتر اپنا شہر، اپنی گلی، اپنا محلہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ واپس آ کے ڈیمونسٹریٹ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ کرنی ہے تو ان کے سیٹرڈے کا دن پکڑنا چاہیے، ہر ہفتے کو ان کو ایک ایشو اور لے کے ان کو پاکستان کے 2 درجن شہروں کے اندر ڈیمونسٹریشنز کرنی چاہیے کچھ گھنٹے کی، جیسے وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کو ڈفرینٹ لوکل لیڈرز اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اور آنکھ مچولی ان کو کھیلنی چاہیے ان کیس حکومت جو ہے پیسفل ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر لاٹھی چارج کرے یا آنسو گیس کرے، تو آنکھ مچولی کرے اور ڈسپیئر ہو جائیں۔ ان کو تو اپنا پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ جب کوئی پارٹی، اور یہ الائنس ہے، جب بھی کوئی پارٹی حکومت کرتی ہے وہ بڑی ولنریبل ہوتی ہے، وہ بڑی پھنسی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو گورن کرنا ہوتا ہے، اس کو چیزوں کا حل نکالنا ہوتا ہے، اور اپوزیشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی جو ہیں وہ اختیار کرے۔ شاید ایک آدھ دن میں ہماری فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ چند جرنلسٹ کی ملاقات ہوگی، تو I will try to put up these ideas to him over there as well، لیکن میں ایک جنرل آئیڈیاز جو ہیں وہ میں پھیلا بھی رہا ہوں، اور I hope کہ these ideas will spread۔ Thank you so much۔